हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके सामने आए हैं। जीएसटी के नेक्स्ट प्रोविजंस को लाए हैं। जीएसटी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली देख ली थी। सारी डेफिनेशन पार्ट हो गई थी। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब क्या होता है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रोविजंस, और इसमें कुछ हिस्सा हमने प्रोविज़न का बीच में कर रखा है, अभी बताने की जरूरत नहीं है। 16A के प्रोविज़न्स को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अभी मारो गोली सेक्शन 16A आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 16। बेसिकली अब हमारे पास दो सेक्शंस और बचे हैं, सेक्शन 16, 16A एंड 17। ये तीन सेक्शंस हम लोग को स्टडी करने हैं। बेसिकली जो आज हम लोग सेक्शन पिक करेंगे और कंप्लीट करेंगे, दिस इज सेक्शन 16। सेक्शन 16 ये कंप्लीट सेक्शन आपको कवरेज देगा। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मैंने कहा था दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 16, लेकिन हमने इसको काफी बाद में पिक किया है। और इसको बाद में पिक करने का रीजन ये है कि जब तक आप रिटर्न और पेमेंट रूल्स, रूल नंबर 1, 2, 3 जीएसटी पेमेंट रूल्स ना समझ लें, ना जान लें, तब तक अगर मैं आपको आईटीसी पढ़ाता, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ाता, तो हो सकता था मुझे आपको कुछ चीज़ें मगअप करने के लिए देनी पड़ती। लेकिन अब वो समय आ गया है कि मैं अब आपको आईटीसी पढ़ाऊं, और अगर मैं रेफरेंस लूंगा रिटर्न का, अगर मैं रेफरेंस लूंगा पेमेंट का, अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का नाम लूंगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपको अब मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। स्टार्ट करें? जी सर, बिल्कुल स्टार्ट करिए। सेक्शन 16 का पार्ट 1 कहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने से ही बोलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने से रिलेटेड बोलेगा। जितना भी हमने माल खरीदा है अब तक, जितनी भी हमने सर्विसेज यूज की हैं, परचेज की हैं, उन सबके अगेंस्ट मैंने जीएसटी का पेमेंट किया है। नाउ आई जस्ट वांट टू यूज दैट जीएसटी एज अ क्रेडिट, कि अब मुझे जो सरकार को जीएसटी पे करना है अगेंस्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और अगेंस्ट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, now I just want to get the set of both of these two things। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर याद होगा? जी सर, मैंने उस समय आपको बताया था, इस इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर में से आप पहले टैक्स का पेमेंट कहाँ से करेंगे? इनपुट टैक्स में से करेंगे, क्रेडिट लेजर में से। याद आया? जी। सेक्शन 16(1), एवरी रजिस्टर्ड, अंडरलाइन कर लेंगे, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड मीन्स टैक्सेबल पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और जब जब वर्ड आता है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, में एक वर्ड बोलना नहीं भूलता, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस, एंड विद इन द टाइम एंड मैनर स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 35। ओके, और सेक्शन 35 में हम लोगों ने पेमेंट ऑफ जीएसटी देखा था। क्या देखा था? पेमेंट ऑफ जीएसटी देखा था सेक्शन 35 में। पेमेंट के बारे में ही तो बात की थी हम लोगों ने 35, 36 में। जी, तो उसी के बारे में है। बी इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स एडमिसिबल टू हिम एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और टू सच पर्सन। ठीक है, ये तो हमें पहले से ही मालूम था। सेक्शन 16(1) इज नथिंग बट it says that if there is any registered taxable person, then he can get the ITC, that's it, nothing else। इसके अलावा तो उसने कुछ बोला ही, और मैंने कहा भी ये इंट्रो सेक्शन है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई पर्सन जिस दिन उसकी जीएसटी के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, when that particular person was responsible to get the registration and he did so it within a 30 days, अपनी समय के मुताबिक 30 दिनों के अंदर अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। ढंग से समझेंगे, मुझे आज समझ में आ गया, कि मुझे 30 दिनों के मेरी लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई आईटीसी की, तो जैसे ही मुझे समझ में आया मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज,
30 डेज, और मैंने अप्लाई किया और मुझे उसका रजिस्ट्रेशन मिल गया। आपको मालूम होगा मैंने ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक बताया था, 2 दिन 3 दिन करके, याद होगा, पोर्टल पे जाकर कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिलहाल हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे। मुझे जिस दिन पता चला कि ना आई बिकम रिस्पॉन्सिबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट एंड आई डिड सो इट विद इन 30 डेज, और जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ढंग से सुनेंगे, मैं केवल और केवल आईटीसी 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 की बात कर रहा हूं। मैं फिर से बोलता हूं, कंसंट्रेट करें। जैसे ही मुझे लगा कि मुझे लगा मतलब जैसे ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो गई कि बेटा अब तू रजिस्ट्रेशन करा ले जीएसटी में, नाउ यू बिकम लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ। मैंने 30 दिनों के अंदर अपनी लायबिलिटी को कर लिया, मतलब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दिया और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन हो गया तो इन 30 दिनों, 25 दिनों और 20 दिनों के अंदर जो भी मेरे पास स्टॉक था, बट ऑब्वियस होगा, आज की डेट है, मान लेते हैं 15 नवंबर 2016, ठीक। आज वैसे डेट है आपकी 23 नवंबर 2016। इस 23 नवंबर को मुझे लगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अब रजिस्ट्रेशन के लिए, और मैंने इसके 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। किस दिनों के अंदर? 30 दिनों की, मान लेते हैं 22 दिसंबर 2016 के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो कहा गया कि इस तारीख पर जितना भी मेरे पास स्टॉक पड़ा था, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे वो कंज्यूमेबल के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टोर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में हो, मुझे इन सारे स्टॉक पर आईटीसी अवेल हो जाएगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। 23 नवंबर से मैं आईटीसी लेना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेता हूं तो दिस इज सो सिंपल, दिस इज योर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। A person who has applied for registration under this act within 30 days from the date on which he becomes liable to get the registration and has granted, not rejected, not means there is no any question about the registration either picked by the assessing officer. तो कहा गया and has granted such a registration shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. फिर as may be prescribed मारो गोली। be entitled to get the credit of input tax, be entitled to get the credit of input tax in respect of inputs, in respect of inputs, in respect of inputs। किन inputs के रेफरेंस में उसको क्रेडिट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी? Contained in semi-finished, finished, held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay the tax, from which he becomes liable to pay the tax। जिस दिन मेरी लायबिलिटी तय हो गई टैक्स पे करने के लिए, उस दिन के अगर 30 दिन के अंदर मैं रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं, तो जिस दिन मेरी ऐसी लायबिलिटी तय हुई थी, उस दिन अगर मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है किसी भी तरह से, तो आई कैन गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट देयर ऑफ एज वेल। ओके, सेक्शन 16(2)(a) कहता है, अच्छा जी, सेक्शन 16(2)(a) कहता है कि अगर कोई बंदा उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था, लेकिन वो जिद्दी ऐसा, उसने कहा नहीं मैं तो रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, मुझे तो आईटीसी लेना है और मुझे अकॉर्डिंग टू लॉ चलना है क्योंकि इसमें मेरा फायदा रहेगा। अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने से कोई मना नहीं कर सकता, ही कैन गेट इट्स रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर वो इस तरह से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराता है तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, उस रजिस्ट्रेशन डेट के पहले एक दिन की डेट में जितना भी उसके पास स्टॉक था उसका वो क्रेडिट ले सकता है, ना कि उस दिन से जिस दिन उसने एप्लीकेशन डाली ना। एज एंड व्हेन ही विल गेट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द जीएसटी, then at the time of getting the registration, whatever the availability of stock is there in his books of account, he can get the input tax credit thereof also। is it clear? जी सर, ये भी क्लियर हो गया। तो सेक्शन 16(2)(a) वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 16(3) कहता है
कि अगर कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम के तहत काम कर रहा था, सेक्शन 8 याद होगा, अब वो सेक्शन 8 को क्रॉस कर गया, यानी कंपोजिशन लिमिट को क्रॉस कर गया, नॉर्मल स्कीम में आ गया। जब तक वो कंपोजिशन स्कीम में था तब तक उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलता था। हाँ जी, बता चुका हूं। तो अब जैसे ही वो सीज कर गया कंपोजिशन स्कीम से और नॉर्मल पोजीशन में आ गया, तो कहा गया जिस दिन वो नॉर्मल पोजीशन में आया तो क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से उसको मिलेगा। अरे सर, रजिस्ट्रेशन तो उसका पहले ही हो चुका है क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में है, उसको कोई नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो इररेलेवेंट है। एज एंड व्हेन ही सीजेस टू गेट the benefit of composition scheme in the very same day, whatever the stock is available with him, he can get the credit thereof. Yes, वो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, क्या दिक्कत है। अब तो रजिस्ट्रेशन का उसका लोचा है नहीं, रजिस्ट्रेशन तो वो पहले ही करवा चुका है। जी सर। सेक्शन 16(3) where any registered taxable person ceases to pay tax under section 8, he shall subject to such conditions and restrictions, छोड़ देते हैं, be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the day from which he becomes liable to pay tax under section 7। और जब section 7 की बात आती है, लेवी एंड कलेक्शन आता है। जी, सेक्शन 7 में हम लोगों ने लेवी एंड कलेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 8 में हम लोगों ने कंपोजिशन स्कीम की बात की थी। सेक्शन 16(2) वॉलंटरी, सेक्शन 16(3) कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 16(3) कहता है कि कोई भी पर्सन आईटीसी नहीं ले सकता, चाहे वो सेक्शन 16(2) का हो, चाहे 2A का हो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, और चाहे 16(3) का हो कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल एसएससी टैक्सेबल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में आने वाला और कंपोजिशन स्कीम में आने वाला, इन तीनों के लिए बोलता है ये सेक्शन। इन तीनों को ये रेफरेंस देते हुए ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी ऐसा एसएससी, चाहे वो 2 में हो, चाहे 2A में हो, चाहे 3 में हो, इन तीनों में आने वाला टैक्सेबल पर्सन आईटीसी नहीं ले सकता। मैंने क्या बोला? आईटीसी नहीं ले सकता। ये तीनों अब तक मैं बोल रहा था आईटीसी ले सकते हैं, अब मैं 3A में ये बोलने जा रहा हूं कि आईटीसी नहीं ले सकते। इनवॉइस इशू करने के 12 महीनों के अंदर अगर उन्होंने आईटीसी नहीं क्लेम कर पाई तो ओके, बस। In respect of any supply of goods and or services to him after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice relating to such supply। मैं फिर से पढ़ता हूं, a taxable person shall not be entitled to tax ITC after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice। tax invoice चैप्टर में पढ़ा चुका हूं और मैंने वहां पर tax invoice और bills of supply दोनों में अच्छी तरह से आपको डिफरेंस बताया था जी। तो यहां पर हम रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे हैं। तो उसमें कहता है कि वहां पर अगर आपने टैक्स इनवॉइस इशू की, एज एंड व्हेन यू विल इशू द टैक्स इनवॉइस फ्रॉम द वेरी सेम डेट, you have to get your ITC claim within 12 months from the date of issue of invoice। if you are not doing so